सो हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो आप लोग जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पहले मतलब जानेंगे और फिर एक न्यूटन बाबा की छोटी सी कहानी की मदद से उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? एक्चुअली होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से, मान लीजिए आप एयर से किसी दूसरे मीडियम में, जैसे कि वाटर है या ग्लास है, किसी दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो वो अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेती है और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो हम एक बहुत प्यारी सी कहानी है न्यूटन बाबा की, उसकी हेल्प से हम रिफ्रैक्शन को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन बाबा की जो थ्योरी थी, कहानी थी, वो बहुत फेमस कहानी थी और उनकी जो कहानी का नाम है वो थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कल बेसिकली न्यूटन बाबा ने पार्टिकल को नाम दिया कॉर्पस्कल। जैसा कि रबर बॉल को हम हार्ड और स्मूथ सरफेस पे अगर फेंक के मारे तो टकरा के वापस लौट आएगी, जिसकी मदद से उन्होंने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया। कुछ उसी तरह की पार्टिकल थ्योरी उन्होंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताई। उन्होंने क्या कहा कि जब भी कोई लाइट का पार्टिकल किसी दूसरे मीडियम में एंटर करता है ना, तो जो दूसरे मीडियम के पार्टिकल है वो उस लाइट के पार्टिकल पे क्या लगाते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने सेकंड मीडियम के पार्टिकल शो किए और लाइट का पार्टिकल उनसे डिफरेंट है ना। तो ये क्या करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे पार्टिकल ऑफ लाइट पे। अब बात है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इफेक्ट तो आप पढ़ चुके हो। हमने बोला भाई हाँ, हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। क्या क्या इफेक्ट होते हैं फोर्स के? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और आप जानते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब यहाँ लाइट का पाथ जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज। फिर बात आई कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में ये भी तो पढ़ा था कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड भी चेंज हो जानी चाहिए, है ना। तो इस तरह से न्यूटन बाबा ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। फिर लोगों के मन में सवाल आया कि सर जब ये लाइट का पार्टिकल मीडियम के अंदर होगा तब क्या होगा, है ना। तब जो होगा, जो मीडियम के पार्टिकल हैं, है ना, वो लाइट के पार्टिकल पे हर तरफ से फोर्स लगाएंगे। और जब हर तरफ से फोर्स लगेगा तो रिजल्टेंट फोर्स कितना बन जाएगा? तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो ज़ीरो बन जाएगा। अब जब फोर्स ही नहीं लग रहा, तो जब लाइट एक बार सेकंड मीडियम में एंटर कर चुका है और नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है, तो वो अलोंग इस स्ट्रेट लाइन पाथ मूव करेगा। ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। ठीक है। इस छोटी सी कहानी की मदद से हमने थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश की द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है बेटा। अब आपका जो डाउट था कि सर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए पहले हम कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉज पढ़े थे, वैसे दो लॉज हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं। पहला लॉ तो सेम ही रहेगा, इंसिडेंट रे, है ना, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है। ये जो है तीनों चीज़ें वो सेम प्लेन में लाई करती है। सेकेंड लॉ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से हमने क्या जाना? स्नेल्स लॉ से हमने क्या जाना? बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं सिंबल यहाँ पे एन लिख रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा दो तरह का होगा, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और एयर और वैक्यूम में जो हम वैल्यू लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट का, दैट इज नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिलेटिव को बच्चा मैं n2 1 से अगर लिखता हूँ, ये 2 और 1 क्या है? 2 मतलब सेकेंड मीडियम, 1 मतलब फर्स्ट मीडियम, दैट मे बी डिफाइंड एज n2/n1। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ refractive index of second medium with respect to refractive index of first medium। तो जैसे कि हम लोग डायग्राम में यहाँ इसको मैं फिगर 1 कह देता हूँ। फिगर 1 में जैसा देख पा रहे हमने देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। अब रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग। अब बेंडिंग तो टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकता है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है। कैसे? तो ये बेटा जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम रिलेटिव लिख रहे हैं। क्लियर है? अब इसको पढ़ेंगे कैसे? थोड़ा सा पढ़ने का अलग तरीका है, आप उसको समझ लेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो कब अवे जाएगा, कब टूवर्ड्स जाएगा, कब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, है ना। तो हम एक केस देखते हैं, है ना। ये फिगर 2 हो गया हमारा। फिगर 2 मान लीजिए, मैं इसको फिगर 3 कह दे रहा हूँ। अब क्या होगा फिगर 3 में? क्या एक रे मैंने इंसिडेंट किया नॉर्मली, है ना। अब जब नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे बेटा तो ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 90 नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगा, है ना। जब दोनों एक ही लाइन के अलोंग है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन जाएगा? जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन जाएगा? जीरो। जो स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था बच्चे, अब उसे लिखने का तरीका सीखते हैं। एक चीज याद रखना, जिस मीडियम से लाइट आया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? यहाँ n1। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम से लाइट आया, और जिस मीडियम से लाइट आया यानी कि इंसिडेंट हुआ, उस मीडियम में एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू जिस मीडियम में एंटर किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि यहाँ हो जाएगा n2, और उस मीडियम में जो साइन ऑफ एंगल होगा दैट मीन साइन आर। अब आई का वैल्यू कितना है बच्चा? यहाँ जीरो। तो आई को हम जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो, ठीक है, n2 इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू साइन आर। और साइन जीरो का वैल्यू सब लोग जानते हैं बेटा, कितना होता है? साइन जीरो का वैल्यू होगा जीरो। इट मीन्स बच्चे हमें साइन आर कितना मिल जाएगा? साइन आर कितना मिल जाएगा? जीरो। इट मीन्स आर कितना हो जाएगा? जीरो। और आर जीरो होने का मतलब क्या हो गया? आर जीरो होने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो हो गया, यानी कि रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो आप लोग देखेंगे कि लाइट एकदम सीधी निकल जाएगी। बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। इस कंडीशन को हम बोलेंगे नो बेंडिंग, कंडीशन फॉर नो बेंडिंग। अगर कोई बेंडिंग नहीं हो रहा है तो उसका कंडीशन क्या है? कि एक रे जरूर मीडियम पे या इंटरफेस पे, इंटरफेस जो है ना वो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा होगा, उस पर नॉर्मल इंसिडेंट हुआ होगा। बेटा दूसरा कंडीशन क्या है? जब दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए। मैंने आपको अभी सिखाया, मान लीजिए बच्चे ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है। मीडियम 1 से रे इंसिडेंट किया तो वही तरीका फिर से लगाएंगे। n1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई इक्वल्स टू जिसमें एंटर किया n2 साइन आर। अब आप देख रहे हैं n1 और n2 दोनों ही n के बराबर है तो कैंसल आउट हो जाएंगे बेटा। तो आपको क्या यहाँ से मिलेगा? साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। इट मीन्स आई इक्वल्स टू आर। और आई इक्वल्स टू आर होने का मतलब क्या है? कि लाइट बेंड ही नहीं होगी, है ना। लाइट अपने पाथ को कंटिन्यू करेगी। सो दिस इज और यू कैन से सेकंड कंडीशन ऑफ, दिस इज और सेकंड कंडीशन ऑफ नो बेंडिंग। यहाँ पे भी बेंडिंग नहीं हो रहा। क्लियर है बच्चा? यहाँ पे भी बेंडिंग नहीं हो रहा है। लेटर से इसको हम कह देते हैं फिगर 4। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब जब बेंड होगा तो टुवर्ड्स होगा कि अवे होगा, है ना। तो उसके लिए बच्चा हम फिगर 4 मान लीजिए, इस फिगर को हम 5 कह देते हैं। इस फिगर 5 को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 बेटा, n1। इसको हम लिखेंगे क्या? n1। और उस मीडियम में एंगल कितना बन रहा है बच्चा? आई, n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एंगल कितना बन रहा है बेटा? r, n2 साइन r। चलिए नीचे लिख लेते हैं n1
साइन आई इक्वल्स टू N2 साइन आर। ये हमने लिख लिया बेटा, ठीक है। N1 साइन आई इज इक्वल्स टू N2 साइन आर। N1 साइन आई इस केस में भी यही होगा, और अगर इस केस में देखेंगे, इसको हम कह देते हैं फिगर 6, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। N1 देखो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, एंगल बन रहा है N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, ऐसा यहाँ भी कह सकते हैं। अब डिपेंड करेगा N1 ज़्यादा है या N2 ज़्यादा है, ठीक है। आप मान लीजिए पहले आप मान लीजिए कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, N2 इज ग्रेटर देन N1, ठीक है भाई। N1 जो है वो N1 इज ग्रेटर देन N2। हम कह रहे थे कि N1 जो N2 से ज़्यादा है, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है, तो N1 और N2 का रेशियो जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर हम इसी इक्वेशन को फर्दर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, N1 बाई N2 को हम इधर ले आए तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू साइन आर बाय साइन आर, है ना। N1 बाई N2 इक्वल्स टू साइन आर बाय साइन आर। और जब ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, ये रेशियो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1, और साइन आई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आर शुड बी ग्रेटर देन साइन आई। इट मीन्स आर शुड बी ग्रेटर देन आई। जब एंगल आर एंगल आई से ज़्यादा है, एंगल आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो नॉर्मल के साथ बन रहा होगा रिफ्लेक्टेड रे का, तो लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यहाँ आप देखेंगे तो ये बेटा एंगल आर है और ये एंगल आई था, तो दोनों में से आर ज़्यादा है, तो बेंड अवे हुआ ना, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड केस के लिए प्रूव कर सकते हैं, जिस केस में जो है N2 ज़्यादा होगा, लाइट जो है रेयर टू डेंसर एंटर करेगा, तो लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। सिमिलर स्टेप से आप प्रूव करेंगे, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस जो यहाँ आएगा वो यहाँ ग्रेटर देन की जगह यहाँ लेसर देन आ जाएगा बच्चा, ग्रेटर देन की जगह लेसर देन आ जाएगा, ठीक है ना। ग्रेटर देन की जगह लेसर देन 1 आ जाएगा, और है ना, लेसर देन 1 करेंगे तो आर लेस देन आई आ जाएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम गेन कर लें। ये क्या लिखता है, ये तो हमारा प्रैक्टिस के लिए आप कीजिएगा। मैं एक ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ मैं कैसे करना है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेटा सिंबल लिखते हैं N, किसका, वाटर का, कितना है बेटा 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है बच्चा 3/2। ए लाइट रेज ट्रेवलिंग इन वाटर, किस में चल रही है, वो वाटर में चल रही है ना। इंसिडेंट ऑन वाटर ग्लास इंटरफेस एट एंगल 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको कितना गिवन है 30 डिग्री है, वाटर में चल रही है और उसमें एंगल कितना बन रहा है आई। तो आपसे साइन ऑफ आर की वैल्यू पूछ रहे हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अब किस मीडियम में लाइट चला, किस मीडियम से आया, वाटर से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम में एंगल कितना बन रहा था बेटा साइन आई, जिसमें एंटर किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आर। तो NW बाय NG साइन ऑफ आई इक्वल्स टू साइन ऑफ आर। तो ये वैल्यूज़ हमें पता है, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चा, देखिए NW का वैल्यू है 4/3, है ना, और NG का वैल्यू है 3/2, तो डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाने के बाद टर्म्स रिवर्स हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। साइन आई का वैल्यू कितना पुट करेंगे बच्चा 30 डिग्री, कितना पुट करेंगे 30 डिग्री, इक्वल्स टू किसके था साइन ऑफ आर के, है ना। और 4/9 इंटू 2, साइन 30 का वैल्यू बच्चा 1/2 से 2 कैंसल आउट, इक्वल्स टू साइन ऑफ आर आ जाएगा यहाँ पे। तो साइन आर का वैल्यू कितना बनेगा 4/9। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, ये हमारा आंसर होगा, यही हमसे पूछा था, यही हमसे पूछा गया था। क्लियर है, आई होप कि सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। और तो इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसी तरह से बेटा आपको ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। आंसर यहाँ गिवन है, आंसर मैंने
टाइप कर दिया है, बट आप आंसर नहीं देखिए बेटा, पहले ट्राई कीजिएगा, है ना। नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। एक और एग्जाम्पल है, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये आपको जरूर आना चाहिए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग एनहांस हो। टाइम टेकन बाय रे ऑफ लाइट टू ट्रेवल थ्रू ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस। अब ग्लास स्लैब का थिकनेस बेटा दे रखा है 4 सेंटीमीटर। थिकनेस को हम बेटा स्मॉल टी से लिख लेते हैं। कितना थिकनेस है ग्लास स्लैब का? 4 सेंटीमीटर, है ना। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं 3/2 होता है, तो हम 3/2 ही लिख लेते हैं, 1.5 की बजाय एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, तो टाइम कितना लेगा? अब टाइम को कैपिटल टी से लिख लेते हैं, ठीक है। किससे? टू ट्रेवल थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब हमने एक चीज़ जानी थी, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड सेम नहीं रहेगी, स्पीड चेंज हो जाएगी भाई। तो हमें यहाँ स्पीड पहले ग्लास में फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमारा क्या होता था, n इक्वल्स टू c/v। और n का वैल्यू हमारे पास कितना बेटा? 3/2 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ v। 3 से 3 बच्चा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें v कितना मिलेगा? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जानते हैं कि लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम में होता है 3 इंटू 10⁸, और ग्लास में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यानी कि उसकी थिकनेस को ट्रेवल करना है, जो कि हमारा था 4 इंटू 10⁻²। कितना था हमारे पास बेटा? 4 इंटू 10⁻²। ये डिस्टेंस ट्रेवल करना था, ठीक है। और स्पीड कितनी स्पीड से? 2 इंटू 10⁸, तो बेटा ये 2 पे जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा टाइम टेकन आ जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया था, ठीक है बेटा। आई होप कि आप लोग को बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी आप लोग को अगर लगता है कि स्पीड अगर मेरी कुछ ज़्यादा हो जा रही है तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पीड को थोड़ा कम कर दूँ। बाकी मुझे नहीं लगता बेटा, अगर ज़्यादा कम स्पीड रहेगा तो आप बोर हो जाएंगे, है ना, तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोग बोर ना हो, पढ़ाई को थोड़ा एंजॉय करके आप पढ़ें। तो इस पर भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। आंसर मैंने यहाँ टाइप कर दिया है, ठीक है बच्चा। एक क्वेश्चन और मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इक्वल्स टू c/v। और v इक्वल्स होता है बेटा न्यू लैम्डा। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा होता है वेवलेंथ। वैक्यूम में मैं लैम्डा नॉट लिख देता हूँ, और मीडियम में मैं लैम्डा लिख देता हूँ। याद रखिएगा, मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ चेंज होगा। क्योंकि लैम्डा नॉट बाय लैम्डा, मैं यहाँ से बेटा कह सकता हूँ कहीं ना कहीं n जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की। इसी कंसेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन देखिएगा। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गेट्स रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वैक्यूम टू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x, ठीक है। एक लाइट जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, कहाँ से आया? वैक्यूम से आया, और उस मीडियम में गया, यानी कि वैक्यूम में जो वेवलेंथ गिवन है हमें लाइट का, वो कितना गिवन है? लैम्डा, ठीक है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है 1 लेके चलेंगे एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव उस मीडियम में एंटर किया जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n है, ठीक है। तो हमें वेवलेंथ का रेशियो बताना, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, वेवलेंथ तो चेंज हो जाता है ना भाई, उस मीडियम में वेवलेंथ कितना हो जाएगा? लैम्डा डैश। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो पूछता क्या है हमसे? पूछता है कि रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव। अब इंसिडेंट का वेवलेंथ कितना था? लैम्डा। रिफ्रैक्टेड का वेवलेंथ कितना था? लैम्डा डैश, है ना। तो हमें लैम्डा ऊपर चाहिए, इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड। तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ऊपर n रहेगा, नीचे 1। प्रोपोर्शनलिटी हट के इक्वलिटी, क्योंकि कॉन्स्टेंट होगा वो भी कैंसिल आउट होगा बच्चा, ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? लैम्डा बाय लैम्डा डैश, लैम्डा बाय लैम्डा डैश, ठीक है। तो आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, n/1, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। वीडियो को बेटा शेयर कर देना, है ना। जो भी आपका डाउट था, सर मैंने बहुत कोशिश किया, है ना, मैं बहुत टीचर से समझा,
नहीं समझ पा रहा था। आई होप कि मैंने काफ़ी हद तक आपका डाउट क्लियर किया होगा, है ना। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो मैं कुछ और प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटा। तब तक लेकिन रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है, इसको रिवाइज ज़रूर करना और इसी फॉर्मेट में पढ़ना जैसे मैंने आपको पढ़ाया, अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।